जय हिंद, नमस्कार। आज इस चर्चा में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। एक ऐसे शख्स जिन्होंने जम्मू और कश्मीर में बहुत ही कठिन परिस्थिति में सेना को कमान किया था, सेना की कमान संभाली थी। जिस समय पुलवामा का आतंकी हमला हुआ, जिस समय भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में जाकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को एक बहुत कड़ा संदेश दिया, जब अनुच्छेद 370 हटाया गया। हमारे साथ है लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन, प्यार से इनके मित्र और डर से इनके शत्रु, इन्हें टाइनी ढिल्लन के नाम से भी जानते हैं। सर, स्वागत है आपका आज तक में हमारे साथ इस विशेष चर्चा में। धन्यवाद गौरव, एंड आपके तमाम दर्शकों को भी नमस्कार। जय हिंद। जय ढिल्लन, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, जब आप जम्मू और कश्मीर पहुंचे, और मैं आपको 2019 के एक बहुत ही कठिन दौर में ले जाना चाहता हूं। आपको कश्मीर कोर की कमान दी गई और एक बहुत कठिन परिस्थिति में ये कमान दी गई थी। वो दौर कठिन क्यों समझा जाता था? गौरव, जैसे कि आपको मालूम है, उन दिनों में जो हुर्रियत और आतंकवादी थे, जो पाकिस्तान उनके आका हैं, ISI उनके आका हैं, तो तमाम जो आतंकी गुट थे, चाहे वो जैश ए मोहम्मद है, चाहे वो लश्कर तोयबा है, और उसके साथ में हुर्रियत की सपोर्ट, पत्थरबाजी और तमाम किस्म की पब्लिक के लिए, जो आवाम के लिए तकलीफ देना, और बहुत से टेररिस्ट एक्टिविटीज जो पूरे एकदम जोर के ऊपर थे। तो वो एक ऐसा दौर था जिसमें ऐसे लगता था कि कश्मीर के हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। तो उस टाइम पे जनरल रावत साहब, जो उस टाइम पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तो उन्होंने मेरे को बुलाया और बोला कि तेरे को 15 कोर जाना है एंड गो एंड डू अ गुड जॉब ऑफ इट। सो ये सिर्फ चंद लाइनें, मेरा एक जिसको कहते हैं मैंडेट था कश्मीर में जाने का। और जैसे आपने अपनी भूमिका में बताया शुरू में, मैं 10 फरवरी 2019 को चिनार कोर की कमान संभाली थी, और 14 फरवरी 2019 को पुलवामा का आत्मघाती हमला, जिसमें हमारे 40 CRPF के जवान वीर गति को प्राप्त हुए, वो हुआ था। और जैसे आप बोलते हो कि बहुत चैलेंजिंग दौर था, यस इट वाज अ चैलेंजिंग टाइम, लेकिन टीम सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया, और आज का जो खुशहाल कश्मीर है उसकी नींव शायद उस दौर में रखी गई। उस दौर में मैं आपको एक बार फिर ले जाना चाहता हूं। 10 फरवरी 2019 आपने चिनार कोर की कमान संभाली। चिनार कोर, जो दर्शक हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, कश्मीर कोर का नाम है पूरा कश्मीर का इलाका, जिसमें न केवल नियंत्रण रेखा का इलाका है, बल्कि आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी भी चिनार कोर के पास है। शायद फॉरएवर इन ऑपरेशंस आपका कोर रहता भी है। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं, जब 14 तारीख को आपके पास ये खबर आई कि एक आत्मघाती दस्ते ने या एक आत्मघाती गाड़ी ने VBIED, व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस ने CRPF की बस में जाके वो भिड़ गई, और आपके पास इंफॉर्मेशन क्या आई, प्रारंभिक जानकारी क्या आई, और फिर आपने क्या किया? गौरव, उस टाइम पे मैं अपने 15 कोर के हेडक्वार्टर में बदामी बाग कैंट में श्रीनगर में था। तो जो शुरू की जो खबर आई वो इतनी थी कि सर कॉनवॉय के ऊपर IED ब्लास्ट हुआ है। अभी IED ब्लास्ट कई किस्म के हो सकते हैं, जैसे आपने बोला इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, ये एक्रोनिम है फॉर IED। तो IED ब्लास्ट कई किस्म के हो सकते हैं। सड़क के किनारे कोई छोटा सा जिसको कहते हैं एक्सप्लोसिव रखा हो, कोई कलवट के नीचे से एक्सप्लोसिव हो, गाड़ी के नीचे फट जाए। लेकिन इस तरह का आत्मघाती हमला कार के साथ में, कार बॉम्ब जिसको आप कह सकते हो, ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में या कश्मीर की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। ऐसे आतंकघाती हमले इजराइल, पैलेस्तीन में, सीरिया में, अफगानिस्तान में बहुत जगह हो चुके हैं, लेकिन इतनी बड़ी, जिसको कहते हैं कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में ये हमला जो है पहली बार हुआ था। एक बदामी बाग कैंट के गेट के ऊपर एक हमला हुआ था बहुत साल पहले, लेकिन इस इंटेंसिटी का ये हमला पहली बार हुआ था। और मैं उस टाइम पे हेडक्वार्टर में था, तो खबर क्लैरिटी आने में थोड़ा टाइम लगा। जो कमांडिंग ऑफिसर थे राष्ट्रीय राइफल्स के, उसके बाद में जो ब्रिगेड कमांडर राष्ट्रीय राइफल सेक्टर के थे, उन्होंने जब वहां जाकर मेरे को जो खबर धीरे धीरे देनी शुरू की, तो कुछ समय लगा ये पता लगने में कि नुकसान कितना हुआ है।
लेकिन ठीक। ऐसे हालात में सबसे पहला जो टास्क होता है वो होता है कि जो भी नुकसान हुआ है उसको लिमिट किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए, जो कैजुअलिटीज हैं उनको इवैक्यूएट करके उनकी फर्स्ट एड और उनकी जान को बचाया जा सके। तो इसके तहत मैंने जितने भी चिनार कोर में हेलीकॉप्टर फ्लीट थी उन सबको तमाम को प्रेस्ड इनटू एक्शन और कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के लिए इस्तेमाल किया। जितनी भी एम्बुलेंसेज श्रीनगर और उस एरिया के आसपास थी उन सबको लगाया ताकि ज्यादा से ज्यादा जानें बच सके। बेस हॉस्पिटल जो बदामी बाग कैंट के अंदर, उसमें तमाम डॉक्टर्स को इमरजेंसी मैसेज दे करके सबको हॉस्पिटल में आने के लिए बोला गया। ऑल ऑपरेशन थिएटर्स वर पुट इनटू एक्शन एंड ऑल ट्रॉमा सेंटर्स वर पुट इनटू एक्शन। तो ये सारी कार्रवाई की गई ताकि जो नुकसान हुआ है उसको कम से कम किया जा सके और जानें बचाई जा सके। उसके बाद ऑपरेशनली जी ऑपरेशनली मैं आपसे जानना चाहता हूं जनरल ढिल्लन कि हर भारतवासी, क्योंकि जब ये खबर ब्रेक हुई थी तो हम लोग धीरे धीरे इंफॉर्मेशन लेके उसको अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे और बहुत गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन आपको तो एक बहुत कोल्ड कैलकुलेटेड तरीके से ये पता करना था कि इसके पीछे कौन थे, कैसा हुआ, आपको क्या पता चला और फिर आपने क्या किया ऑपरेशनली? गौरव, आपका कहना सही है कि देश में, देश के तमाम देशवासियों में एक आक्रोश था, एक गुस्सा था और एक बदला लेने की, जिसको कहते हैं कि अंदर से एक भावना थी। लेकिन एज अ मिलिट्री कमांडर मैं ना तो गुस्सा कर सकता हूं, मैं ना ही बदला लेने की भावना से कार्रवाई कर सकता हूं। मेरा रिजॉल्व थोड़ा और स्ट्रांग होता है, किसी भी मिलिट्री कमांडर का आत्मविश्वास स्ट्रांग होता है और जो आगे की कार्रवाई करनी है उसको बहुत सोचे समझे और सुदृढ़ तरीके से किया जाए, उसके बारे में गौर किया जाता है, उसके बारे में एनालिसिस किया जाता है, उसके बारे में अप्रिशिएट किया जाता है। तो कोई भी मिलिट्री कमांडर ताव में आके कोई एक्शन नहीं करता है। तो उसके बाद भी हम पूरी टीम सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ, इंटेलिजेंस एजेंसी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मिले। हमने मिलकर के ये तय किया कि जो भी इसके कारण रहे होंगे वो सब इंक्वायरी में आ जाएंगे कि क्या गलती हुई, कहाँ पे गलती हुई, कैसे हुआ। लेकिन अब हमारे को जो कार्रवाई करनी है कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसको जल्द से जल्द खत्म करना है और उस मॉड्यूल को एकदम से डिस्ट्रॉय करना है ताकि ऐसी कोई दूसरी घटना ना हो सके। और ये दूसरी घटना भी प्लान्ड थी, उसके बारे में हम आगे बात कर सकते हैं। अगले 10 दिन में हमने उस मॉड्यूल को भी डिस्ट्रॉय किया और पुलवामा 2 होने से बचाया। लेकिन उस दिन सबसे पहली कार्रवाई थी इंजर्ड को फर्स्ट एड के लिए इवैक्यूएट करना, ज्यादा से ज्यादा जाने बचानी और फिर ऐसी तरतीब बनानी, ऐसी एक प्लानिंग करनी कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनको जल्द से जल्द उनके सही मुकाम तक पहुंचाया जा सके। उसके बारे में आपको क्या पता चला? मतलब कुछ समय बाद ये इंटेलिजेंस इनपुट्स थे कि जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी है, लोकल कनेक्शन के बारे में आपको क्या पता चला कि वो आतंकवादी कौन है, कहां छिपे हैं? क्योंकि आपका एक बहुत क्लियर आदेश गया था ऑपरेशनल टीम्स को ऑन ग्राउंड। जी हाँ, ऑपरेशनल टीम्स को बहुत क्लियर संदेश गया था कि किसी भी हालात में हमें इस मॉड्यूल को बर्बाद करना है, इन तमाम आतंकवादियों को खत्म करना है। और जैसे जैसे ये बात क्लैरिटी आई, हमने अपने पूरे इंटेलिजेंस एसेट्स तमाम फोर्सेस के उनको कोऑर्डिनेट किया। पहले से कोऑर्डिनेशन अच्छा था लेकिन दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया, उसको कोऑर्डिनेट किया और उसके बाद इस मॉड्यूल के हम पीछे लग गए। हमें यह था कि जैसे आपने देखा होगा हिंदी मूवीज में, फिल्मों में, कोई भी जब कोई बड़ा कांड कर देते हैं तो उसका फिर लीडर उनको कहता है, जो गुर्गे होते हैं, आप अंडरग्राउंड हो जाओ। ठीक। तो हम नहीं चाहते थे कि ये लोग अंडरग्राउंड हो जाएं, जिसमें कि किसी सेफ हाइडआउट में पहुंच जाएं, ना हरकत करें ना कम्युनिकेशन करें। अगर वो हरकत नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो उनकी खबर मिलना बहुत जरूरी है। हम चाहते थे कि वो हरकत करें, हरकत करेंगे तो दिखेंगे, अगर कम्युनिकेशन करेंगे तो हमें इंटरसेप्ट मिलेगा। इसलिए जितनी भी हमारे पास में जानकारी थी, आधी जानकारी थी, हाफ बैक्ड इंफॉर्मेशन, डाउटफुल हाउसेज, डाउटफुल पीपल, हमने उन तमाम जगहों के ऊपर इस तरह से कार्रवाई करनी शुरू की। अगले 48 घंटे में करीब करीब 200 ऑपरेशन लॉन्च किए ताकि उनको किसी भी सही जगह पे एकदम छुप के बैठने का मौका ना मिले और हम उसमें कामयाब हुए। वो लोग मूवमेंट पे मूवमेंट करते रहे, जहां भी जाते थे सेफ हाउस में, वहां लगता था कि आगे तो पहले फोर्सेस खड़ी हुई हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस। तो फाइनली हमने जब पिंगलाना गांव में रात को वो पहुंचे, हमें खबर मिली कि इस घर में है
और अगले 3-4 घंटे में वहां से भी निकलने वाले हैं। बहुत कम समय था। जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ ने मिलकर के प्लानिंग किया। उस पिंगलाना गांव को चारों तरफ से अलग अलग दिशाओं से आके कॉर्डन लगाया, सरप्राइज को कायम रखा और उस घर को जिसमें वो थे उसको हिट किया। और ये तमाम कार्रवाई करीब 2-3 घंटे के अंदर हुई। और उसके बाद में शुरू के कुछ मिनटों में ही मेजर विभूति ढोंडियाल और कुछ जवानों की कैजुअल्टी हुई। उसके बावजूद भी फोर्सेस ने अपना मोरल डाउन नहीं होने दिया। 55 राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और कॉन्टैक्ट नहीं टेररिस्ट को ब्रेक करने दिया। और ये ऑपरेशन करीब 1.5 दिन चला और उसके बाद में तमाम टेररिस्ट को खत्म किया गया और 100 घंटे के अंदर अंदर पुलवामा आईडी ब्लास्ट के इस मॉड्यूल को बर्बाद कर दिया, जिसका कि लीडर पाकिस्तानी टेररिस्ट कामरान था और उसका कोड नेम गाजी था। और इसमें क्योंकि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मैं भी मौजूद था। पिंगलान में जब ये ऑपरेशन चल रहा था तो मैं भी वहां मौजूद था, रिपोर्ट कर रहा था ग्राउंड जीरो से। तो मैं कामरान पर 1 मिनट बाद आऊंगा, लेकिन वो जो टेरेन है हमारे दर्शकों के लिए बहुत जानना जरूरी है कि वो जो हाईवे था पुलवामा, जो पुलवामा होकर जाता है जम्मू श्रीनगर हाईवे, उससे जो सड़क एक उतर के गांवों की तरफ जाती है, उस एक मेन रोड, मेन आर्टीरियल रोड से एक साइड रोड जाती है, बिल्ट अप रोड, दोनों तरफ घर, और उसके बाद ये पिंगलान गांव आता है। सर, उस लोकेशन को आप हमें डिस्क्राइब करके बता सकते हैं कि कितना कठिन इस तरह का ऑपरेशन होगा कि गांव भी है, घर भी है, सिविलियन भी है और उसके बीच बिल्ट अप एरिया में ऑपरेशन करना। जी हाँ, बिल्कुल। आपने जैसा कि वह टेरेन है उसको आपने बिल्कुल सही तरीके से उसका व्याख्यान किया। और मुझे मालूम है आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे जब पिंगलाना का ऑपरेशन हो रहा था, आप ग्राउंड से कवर कर रहे थे। और उसके बाद में मेरी चिनार कोर कमांडर के तौर पे फर्स्ट 1-on-1 इंटरव्यू वो भी आपके साथ ही हुआ था और बिरामी बाग कैंट के हेलीपैड के ऊपर, इमीडिएटली आफ्टर दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये टेरेन ऐसा था कि पिंगलाना एक गांव है और छोटा गांव है, लेकिन उसके चारों तरफ ओपन एरिया भी है और सड़क भी है, तो दूर से अगर फौज की गाड़ियां आ रही हो तो दिखाई दे सकती हैं। और गांव में घर एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं, मल्टी स्टोरी घर हैं। कुछ घर पक्के ईंट के बने हुए हैं, कुछ घर पुराने जैसे लकड़ी के होते थे, लकड़ी के बने हुए हैं। और ऐसा है कि अगर एक घर के अंदर आप घुसे हो तो घर के अंदर से ही आप दूसरे, तीसरे, चौथे घर में जा सकते हो, और छत के ऊपर से तो जंप कर करके आप डेफिनेटली दूसरे घर में जा सकते हो। घर के आगे आंगन है और घर के पीछे छोटी सी जैसे होती है किचन गार्डन टाइप ऑफ थिंग या काउ शेड, और वो एक छोटे छोटे साथ में सटे हुए मकान है जो कि आप खिड़की से कूद के उस मकान के अंदर घुस के गाय भैंस जहाँ बांधते हैं वहां पर भी आप जाके छुप सकते हो। तो बहुत डिफिकल्ट एरिया था। एंड बिल्ट अप एरिया की जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन है उसमें 2-3 चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक तो ये रखना पड़ता है कि कॉन्टैक्ट एक बार होने के बाद कॉन्टैक्ट टूटना नहीं चाहिए। अगर कॉन्टैक्ट टूटना नहीं चाहिए और उसके साथ साथ होता है कि सिविलियन का कोलेटरल डैमेज, ना तो उनकी जान का नुकसान, ना उनके माल का नुकसान, ना बिल्डिंग का नुकसान। तो ये सब चीजें को ध्यान में रखते हुए नहीं तो मिनिमम फोर्स यूज करनी पड़ती है। छोटे हथियार AK-47 ऐसे ऐसे हथियार यूज करने पड़ते हैं। भारी हथियार से सिविलियन का नुकसान होता है, उनकी जान जा सकती है। एंड यही एक कारण था कि हमारी कैजुअलिटी जो मेजर विभूति ढोंडियाल और जो जवानों की कैजुअलिटी हुई वो इसी कारण हुई कि हम नहीं चाहते थे कि ज्यादा बड़े हथियार इस्तेमाल करके ताकि कोलेटरल डैमेज ज्यादा हो जाए। लाइक आई सेड इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, वी टुक इट ऑन अ चिन एंड दैट इज द रीजन हमारी इतनी कैजुअलिटी भी हुई। आप, मेरे को याद है आपने कहा था वी टुक इट ऑन द चिन। आपने एक और बात कही जब पत्रकारों ने आपसे ये प्रश्न पूछा था कि ये फला गाजी है, फला गाजी है, और बहुत टेररिस्ट को बिल्डअप करके मतलब उनका ऑरा बनाने की कोशिश की जाती है कि ये मतलब कोई गाजी बाबा, कोई गाजी कामरान, कोई फला, कोई डिमका। लेकिन आपने बड़ा दो टूक उसका उत्तर दिया था। उसके पीछे की मंशा क्या? गौरव, आपने कश्मीर को बहुत दशकों से ज्यादा आपने कवर किया है और मेरी कश्मीर में भी पिछले 35 साल में काफी सर्विस रह चुकी है। वहां पे जो एक इकोसिस्टम काम करता है, उस इकोसिस्टम में टेररिस्ट भी हैं, उस इकोसिस्टम में हुर्रियत भी है, उस इकोसिस्टम में कुछ वर्नेकुलर मीडिया भी है, उस इकोसिस्टम में कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं, और उस इकोसिस्टम में जो तमाम लोग टेररिज्म से बेनिफिट करते हैं वो तमाम लोग इसमें काम करते हैं। जैसे आपने बोला, जब पुलवामा का हमला हुआ 14 फरवरी को, उसके बाद में यही इकोसिस्टम, उसमें कुछ मीडिया कर्मी शामिल थे जो लोकल मीडिया कर्मी थे,
उन्होंने इस टेररिस्ट को बहुत बड़ा लार्जर देन लाइफ इमेज बनाने की कोशिश की और तमाम मीडिया पिछले 4 दिन से इसी अबज में था कि गाजी ने ये किया है, गाजी ने ये किया। तो गाजी वाज पोर्ट्रेड एज समवन वेरी वेरी बिग। सो जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मेरे से ये सवाल पूछा गया, जिसमें आप भी थे, कि सर इज गाजी डेड, क्या गाजी मारा गया है? तो मैं नहीं चाहता था कि इस इकोसिस्टम द्वारा बनाए गए इस हवा में पुतले को थोड़ी और हवा मिले जाए, इसको और भाव मिले। आई डिडंट वांट टू गिव क्रेडेंस टू दिस टेररिस्ट। तो मैंने उस टाइम पे जवाब दिया था, कितने गाजी आए कितने गाजी गए परवाह नहीं है, वी आर देयर, डोंट वरी। सो ये गाजी जो एक लार्जर देन लाइफ इमेज बना दी गई थी, उसको इस लाइन के बाद कितने गाजी आए कितने गाजी गए, अभी वहां करीब करीब गाजी कोड नेम रखना बंद कर दिया है पाकिस्तानी टेररिस्ट ने, क्योंकि वो कोशिश कर रहे थे एक रिलीजियस कॉनोटेशन दिया जाए। वैसे भी इनके आतंकी संगठनों के नाम लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, मतलब रिलीजियस कॉनोटेशन, फला गाजी, ढिमका गाजी। और अब एक और मुद्दे पर मैं आना चाहता हूं, क्योंकि इतने प्रश्न हैं मेरे मन में बालाकोट के बारे में कि आतंकी हमले तो हमारे देश पर बहुत हुए। 1993 का देखा जाए तो मुंबई के आतंकी हमले में 257 लोग मारे गए थे। 2006 के आतंकी हमले में 200 लोग मारे गए थे। 26/11 के आतंकी हमले में 2008 में 166 लोग मारे गए थे। पुलवामा में 40 मारे गए और फिर भी ना नियंत्रण रेखा देखी गई, ना इंटरनेशनल बॉर्डर देखा गया। बिना युद्ध डिक्लेयर किए लड़ाकू विमान पाकिस्तान में भेज दिए गए। ये क्या मंशा थी? गौरव, एज अ मिलिट्री मैन, जब किसी भी देश की एयरफोर्स फुल्ली आर्म्ड एंड वेपनाइज्ड एयरफोर्स फाइटर एयरक्राफ्ट जब वो इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करते हैं विद एन एम टू ड्रॉप द आर्मामेंट इनसाइड द एनिमी टेरिटरी, टेक्निकली इट इज डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। क्योंकि एयरफोर्स, आपको याद होगा, इवन कारगिल में भी एयरफोर्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं किया था। यहां पर इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस हुई। आपके दर्शकों के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि बालाकोट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में नहीं है, बालाकोट प्रॉपर पाकिस्तान में है। तो हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने, वायुसेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर से उड़ते हुए गए, पाकिस्तान की एयर डिफेंस को सप्रेस किया, पाकिस्तान की एयर फोर्स को सप्रेस किया, फिर इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस की और इनसाइड प्रॉपर पाकिस्तान, जो बिल्कुल पाकिस्तान है, उसके अंदर घुस के बालाकोट में डिस्ट्रॉय किया और उसके बाद सेफली वापस भी अपने बेस में पहुंच गए इंडियन टेरिटरी में। तो ये एक मैसेज जो था, मैसेज बहुत क्लियर था कि अब हम वो नहीं करेंगे कि एलसी के 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर अंदर जाके किसी छोटी पोस्ट के ऊपर हमला करके थोड़े कुछ एक फौजियों को मार के। अभी मंशा और मैसेज ये था, यू डू इट, वी विल हिट यू इनसाइड पाकिस्तान। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, घर में घुस के मारेंगे, और घर में घुस के मारा। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज था, एक बहुत बड़ा संदेश था। और संदेश सिर्फ बातों का नहीं था, संदेश एक्शन का था। उस संदेश को ग्राउंड के ऊपर एग्जीक्यूट किया गया, और दैट इज वेयर द माइट ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस एंड द रिजॉल्व ऑफ इंडियन गवर्नमेंट वाज मेड एब्सोल्युटली क्लियर। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की, और मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक ये समझे। 26/11 का आतंकी हमला हुआ, 166 लोग मारे गए। वायुसेना तैयार थी, लेकिन वायुसेना को आदेश नहीं मिला कुछ करने का। ये एयर चीफ मार्शल फाली होमी मेजर ने हम ही को बताया आज तक पर, इंडिया टुडे पर। लेकिन मैं ये आपसे समझना चाहता हूं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर पुलवामा का आतंकी हमला हुआ तो हमारे मिराजेस सरहद के उस पार गए, न केवल एलसी बल्कि आईबी और खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में पाकिस्तान को ठोक कर आए। सर, मैं ये समझना चाहता हूं, एज अ मिलिट्री मैन, व्हाट वाज इंडियाज मैसेज टू पाकिस्तान? एज अ मिलिट्री मैन, आपको उसके बारे में क्या पता था उस समय, और क्या इसको लेकर एक एस्केलेशन हो सकता था? क्या वॉर छिड़ सकती थी? See, first part of your question, it was a message very clear that we are not India of yesterday. हम बीत गए कल वाला भारत नहीं है।
हम एक नया भारत है, हमारा एक नया रिजॉल्व है, हमारा एक नया सुदृढ़ निश्चय है। और हमारी जो वायुसेना, नौसेना और भारतीय सेना ये सक्षम है कोई भी टास्क जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे को अलॉट करे या हमारे को टास्क करे या मैंडेट दे, उसको पूरा करने के लिए सक्षम है। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश था। अभी जो आपने सवाल पूछा कि मैं चिनाब कोर कमांडर था तो पाकिस्तान के जवाबी हमले के लिए हमारी क्या तैयारी थी। देखिए, मैं ऑपरेशनल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑपरेशन प्लानिंग जो हुई थी वो दिल्ली में हुई थी, उसकी कुछ सीक्रेसी थी, उसको एग्जीक्यूट किया गया, किसी को पता नहीं लगा, कानो कान खबर नहीं हुई जैसे हिंदी में बोलते हैं। तो दैट इज द सक्सेस ऑफ द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। जैसे आपने अपने शुरू में भूमिका में बताया कि मैं चिनार कोर कमांडर था और चिनार कोर में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण रेखा, उसकी जिम्मेवारी मेरे पास थी। नियंत्रण रेखा के पार जो भी ऑपरेशन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में होते हैं उसकी जिम्मेवारी मेरे पास थी। और नियंत्रण रेखा पे जो घुसपैठ हो उसकी भी जिम्मेवारी मेरी है, उसको रोकने की। और नियंत्रण रेखा पे कन्वेंशनल ऑपरेशन, अगर पाकिस्तान किसी किस्म का पाकिस्तान आर्मी से कोई हमला करता है या हमारे ऊपर जो भी कार्रवाई करता है, उसको रोकने की जिम्मेवारी मेरी थी। इसके अलावा जो घाटी में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चल रहे थे, जैसे हमने बात की गाजी वाले ऑपरेशन की, तो वो भी आर्मी कंपोनेंट की जिम्मेवारी मेरी थी। तो मेरी कमान में ये तमाम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। और अगर इतना बड़ा ऑपरेशन लॉन्च हुआ तो जवाबी कार्रवाई, क्योंकि पाकिस्तान वांट्स कश्मीर टू रिमेन इन न्यूज। तो वैसे तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी हमेशा तैयार रहती हैं अपने भारत के डिफेंस के लिए, लेकिन उस समय क्योंकि हालात थोड़े गर्मा गए थे, हम पूरी तरह से तैयार थे, पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर तैयार थे। इसीलिए उनकी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक्शन करें। और जो उन्होंने नीचे जम्मू रीजन में किया उसमें भी उनको मुंह की खानी पड़ी, जैसे हम सबको मालूम है और दर्शकों को भी मालूम है। बिल्कुल, पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को मारना, अगले दिन पाकिस्तान की हिम्मत ना होना कि वो हमारी टेरिटरी में घुसने का प्रयास करे। लेकिन कुछ खबरें इस तरह की भी आई थी, और अब मैं पाकिस्तानी मीडिया को और पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसमें जो एक स्टेटमेंट दिया गया उसको कोट करना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते अभिनंदन को छोड़ दें, वरना रात में 9 बजे इंडिया ने अटैक कर देना है। इसका क्या मतलब? ये और एक पाकिस्तानी एमएनए, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, उनकी संसद में बोल रहे थे, उनकी नेशनल असेंबली में बोल रहे थे कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा के पैर कांप रहे थे, कि शाह महमूद कुरैशी के पैर कांप रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के पैर कांप रहे थे कि 9 बजे अटैक कर देना है। क्या ये सच है कि रात में 9 बजे इंडिया अटैक कर देता अगर वो अभिनंदन को नहीं छोड़ते? नाउ ग्रुप कैप्टन अभिनंदन। गौरव, देखिए, जब हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने और हिंदुस्तान की डिफेंस फोर्सेस ने अपना रिजॉल्व और अपनी कैपेबिलिटी का एक मुजाहरा किया बालाकोट में स्ट्राइक करके, वो याद अभी बहुत ताजा थी। 60 घंटे भी नहीं हुए थे उस बात को। 60 घंटे में अभिनंदन वापस आ गए थे 1 मार्च 2019 को। उनको बहुत इज्जत के साथ में वाघा बॉर्डर के ऊपर छोड़ने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर, दैट लेडी ऑफिसर केम एंड ड्रॉप्ड हिम एट द वाघा बॉर्डर। तो ये बात कि टांगे कांप रही थी, पसीना आ रहा था, खुदा के वास्ते 9 बजे हमला कर देंगे, अभिनंदन को छोड़ दो, ये पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के रिकॉर्ड्स में दर्ज है। ये पाकिस्तान मीडिया ने, इंडियन मीडिया ने, सबने बहुत अच्छे से इसको कवर किया है और इसके वीडियोस भी बहुत वायरल हैं। तो पाकिस्तान का डर जो था ना, जो खौफ था, जैसे हम कहते हैं खौफ जरूरी है, वो जो खौफ था वो इस बात से था और उसका इस बात के ऊपर निर्भर था वो खौफ कि इंडिया पक्का कुछ करेगा, क्योंकि उससे सिर्फ 40-48 घंटे पहले ही हमने बालाकोट में स्ट्राइक किया था। तो ये डर जो था वो it was based on certain realities, the harsh realities which Pakistan Defence Forces had faced and failed to not allow us reach there. उनसे ये हो नहीं पाया कि हमारे फाइटर जेट्स को रोक सकें बालाकोट जाने के लिए। तो इसलिए उनका जो डर था वो बस बेस्ड तथ्यों पे आधारित था, वो सच्चाई पे आधारित था और इंडियन डिफेंस फोर्सेस की माइट एंड कैपेबिलिटी टू स्ट्राइक एट विल पे आधारित था। क्योंकि उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान भी कुछ कत्ल की रात वाला आया था, और इस तरह की शब्दावली
क्या ये मिलिट्री डिप्लोमेसी में ये बात पाकिस्तान को बताई गई थी कि अगर अभिनंदन को नहीं, विंग कमांडर नाउ ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को अगर नहीं छोड़ा गया तो आज की रात कत्ल की रात होगी, या फिर ये पाकिस्तान समझ गया था कि अब आर पार की लड़ाई संसद पर हुए हमले की अब बात हो 2001 में और पराक्रम हो, या फिर 26/11 के बाद सब तैयार रहना लेकिन कुछ ना करना, केवल आर पार की लड़ाई की बात नहीं थी, अब बात बहुत आगे बढ़ गई थी। जी बिल्कुल। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, नेशंस गो टू वॉर, डिफेंस फोर्सेस ओनली फाइट ऑन द बॉर्डर्स। When I say nations go to war, the diplomatic efforts, the economic might behind the defense forces, the political will, the resolve of the countrymen and the women, this whole thing becomes comprehensive national power. तो मैसेज कन्वे करने के अलग अलग तरीके होते हैं। डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू मैसेज कन्वे होता है, इकोनॉमिक सैंक्शंस के थ्रू मैसेजेस कन्वे होते हैं, मिलिट्री स्ट्राइक के थ्रू मैसेजेस कन्वे होते हैं, और जो कुछ एक बैक चैनल्स होते हैं ट्रैक टू डिप्लोमेसी, उसके थ्रू भी मैसेजेस कन्वे होते हैं। लेकिन जो मैसेज है, मैसेज इतना स्ट्रॉन्ग था कि लिफाफा कोई भी हो, मजमून उन्होंने पहचान लिया था। लेकिन पाकिस्तान को अभी दुख और होना था, पाकिस्तान को भी, और पाकिस्तान प्रायोजित एक जो इकोसिस्टम है, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि चलिए बालाकोट भी हो गया, आतंकवादियों को मारने के लिए आपके ऑपरेशंस भी इंटेंसिफाई हो गए, फिर जून जुलाई में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। उस समय गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर आए थे, एक सिक्योरिटी राउंड टेबल और एक 1-on-1, उसके बारे में आप मुझे क्या बता सकते हैं सर, और हमारे दर्शकों को, क्योंकि उस बैठक के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है, बस एक क्लोज ग्रुप को मालूम है। 1 जुलाई 2019 को श्री अमरनाथ जी यात्रा का शुभारंभ होना था, और उससे करीब 4-5 दिन पहले 26 जून 2019 को माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी कश्मीर के दौरे पे आए, और उसके बाद में जम्मू में भी गए। तो 26 जून को काफी सारी मीटिंग्स हुई, काफी सारी बैठक हुई, और उसमें सिक्योरिटी का जायजा लिया गया, अमरनाथ जी यात्रा के लिए क्या क्या बंदोबस्त किया गया उसका जायजा लिया गया, ओवरऑल कश्मीर की सिक्योरिटी क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या हालात हैं, अंदरूनी क्या हालात हैं, इन सब चीज़ों का जायजा लिया गया। तो उस जो 26 जून की दो या 3 मीटिंग्स थी, उसमें मैं भी शामिल था, आर्मी कमांडर साहब थे, डीजीपी साहब थे, गवर्नर साहब थे, और बाकी एजेंसीज के भी तमाम हेड्स उसमें शामिल थे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थे, चीफ सेक्रेटरी साहब थे। तो वो 26 जून की जो मीटिंग खत्म हुई करीब रात के 12-1 बजे, तो मैं वापस जब अपने हेडक्वार्टर में आया तो रात को 2 बजे मेरे को एक कॉल आता है कि साहब सुबह 7 बजे होम मिनिस्टर साहब के साथ में दोबारा से ब्रेकफास्ट मीटिंग है। तो ऐसा ठीक है, पहुंच जाएंगे। 3 बजे एक कॉल दोबारा आता है रात को कि साहब आप ब्रेकफास्ट में क्या खाना पसंद करेंगे। तो मेरा जवाब था जो सब लोग खाएंगे वो मैं भी खा लूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो मीटिंग ज्यादा जरूरी है, उसमें जो मुद्दे डिस्कस होने वो ज्यादा जरूरी है। तो एक्चुअल बॉम्बशेल तब गिरा जब मुझे बताया गया कि नहीं साहब और कोई नहीं है, इसमें सिर्फ माननीय गृह मंत्री जी और आप सिर्फ 2 ही जने होंगे, और ये मीटिंग 1-on-1 होगी। तो ठीक है, सुबह 7 बजे मैं पहुंच गया वहां पे, मीटिंग हुई, और गृह मंत्री जी ने बड़े प्यार से, ढोकला भी था, आलू के पराठे भी थे ब्रेकफास्ट में, तो बातचीत हुई। उस बातचीत में ऑन अ मोर सीरियस नोट तमाम कॉन्टीजेंसीज के ऊपर डिस्कशन हुई, तमाम इवेंचुअलिटीज के ऊपर बातचीत हुई कि क्या क्या हो सकता है अगर सरकार कोई बड़ा कदम उठाती है, तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उसके ऊपर मेरे विचार उन्होंने मांगे। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पाकिस्तान की क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं, हम उसको कैसे रोक सकते हैं, अंदरूनी हालात कश्मीर की घाटी के अंदर क्या क्या सिनेरियोज बिल्ड हो सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा लोग कहते थे लाशें बिछ जाएंगी, खून की नदियां बह जाएंगी, तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। तो ये तमाम बातें डिस्कस हुई। तो उस सब के बाद में जो मेरे को विश्वास था टीम सिक्योरिटी फोर्सेस की सिनर्जी और कोऑर्डिनेशन और हमारी कैपेबिलिटीज के ऊपर, और ये जो विश्वास था ये हवा में नहीं था, ये किसी कारणों के ऊपर आधारित था।
मैंने अभी एक किताब लिखी, उसमें मैंने इन सब चीजों का जिक्र किया है। तो कमिंग जी बैक टू द पॉइंट, ये जो पूरी बातचीत हुई, इसके ऊपर जब मेरे से पूछा गया कि बताइए क्या हो सकता है, तो मैंने ये बोला कि जो भी हो सर, हम सभी जितनी भी कंटीजेंसी है, जो भी हालात हो सकते हैं, हम सबके लिए तैयार हैं, और टीम सिक्योरिटी फोर्सेस उसको पूरे अच्छे से एकदम पीसफुल मतलब रखेंगे। जब अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली थी या हुई भी नहीं थी, तब आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 के बारे में और केवल इशारों इशारों में नहीं, मतलब ये था कि अगर करें तो क्या हो सकता है। मैं आपको जनरल साहब एक बार फिर फरवरी के महीने में ले जाना चाहूंगा, क्योंकि उस समय करीब एक महीने मैं कश्मीर में था और आपसे भेंट करने का कई बार मुझे उस समय मौका मिला, क्योंकि लगातार आपके एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस चल रहे थे, लगातार आप रात में 2-3 बजे तक मतलब मीटिंग्स के बाद लौटते थे, और तब आपसे मिलने का मुझे सौभाग्य एक बार मिला भी था देर रात में। तब एकाएक कुछ सुरक्षा बल जब आए थे, आर्मी भी, सीआरपीएफ भी, कुछ और फोर्सेस भी, तो ये था कि हो सकता है कुछ होगा, 35A होगा कि 370 होगा या कुछ और होगा। तो क्या तभी से प्लानिंग चल रही थी? देखिए, गवर्नमेंट का जो डिसीजन पब्लिक हुआ या पार्लियामेंट में जब अनाउंस किया गया, वो हुआ 5 अगस्त 2019 को। लेकिन उससे पहले, जैसे अभी मैं बात कर रहा था 27 जून 2019 की मीटिंग की, उसमें जो बातचीत हुई, तो उसमें भी जो पूरे 45 मिनट या 1 घंटा शायद वो हमारी 1-on-1 मीटिंग चली थी, और जी उसमें भी जब मुझसे गृह मंत्री जी ने पूछा कि क्या हो सकता है, क्या सिचुएशन हो सकती है, तो मैंने एक उनको बात बोली थी कि सर, अगर किसी ने इतिहास लिखना है तो किसी ना किसी को पहले इतिहास बनाना पड़ेगा। तो वो इतिहास बनाया, गवर्नमेंट ने उसका आदेश दिया, टीम सिक्योरिटी फोर्सेज ने इतिहास बनाया, और आज 5 अगस्त 2019 लोग इतिहास की किताबों में लिख रहे हैं। तो ये एक बहुत जरूरी बात थी। और उसके अलावा, जैसे कभी आपने बात की, इस पूरी चीज का प्लानिंग हुई, तैयारी हुई, एक एक कॉन्टीजेंसी को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात थी, किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। किसी भी ऑपरेशन की तैयारी करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तैयारी करना जो दिखाई नहीं दे, जिसके बारे में भनक ना निकले, जी पाकिस्तान तक को नहीं पता चला। और कुछ एक जो हमारे देश के अंदर भी लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि ये हो, उनको भी बिल्कुल इसकी कानो कान खबर नहीं हुई। सो सबसे बड़ी सक्सेस ऑफ दिस प्लानिंग वाज, इट वाज केप्ट अ बिग सीक्रेट टिल द लास्ट डे। आई ऑलवेज से और इन इससे एक कश्मीर, बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, एक बहुत बड़ा प्रश्न इससे उठता है कि इसकी जानकारी जम्मू और कश्मीर के जो सुरक्षा में लगे लोग हैं, कश्मीर के भी लोग हैं उसमें, जम्मू के भी लोग हैं, लद्दाख के भी लोग हैं, बाकी देश के भी लोग हैं, उनको भनक थी, लीडरशिप को इसके बारे में मालूम था, लेकिन किसी ने भी बात बाहर नहीं जाने दी। लेकिन एक और बात जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना इस डिस्कशन में, और जैसे मैं बहुत उत्सुक हूं, तो मैं जानता हूं कि हमारे दर्शक भी बहुत उत्सुक होंगे। आप जम्मू और कश्मीर में एज परहैप्स अ यंग लेफ्टिनेंट कैप्टन, फिर कंपनी कमांडर, फिर 2IC सीईओ, ब्रिगेड कमांडर, और ब्रिगेड कमांडर के रूप में शायद बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि आपका कोड नेम जोरावर था। मतलब वो जनरल जोरावर सिंह और उनकी भूमिका, और उस पर हम एक चर्चा और करेंगे, लेकिन ये सब कुछ बहुत दर्शाता है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं जनरल साहब, क्या आपको किसी स्टेज पे, वेदर एज अ कंपनी कमांडर और अ कमांडिंग ऑफिसर और अ ब्रिगेड कमांडर, डिव कमांडर, कोर कमांडर, कभी ये था जैसा कुछ नेता कहते थे कि कश्मीर में तिरंगे को कंधा देने वाला कोई ना होगा? क्या ये असल में उनका उनका असेसमेंट सही था, या आपका असेसमेंट सही था कि वहां की आवाम भी और सिक्योरिटी फोर्सेस भी मिलजुल कर पाकिस्तान के मंसूबे को सफल नहीं होने देंगे? ओके, आपका जो मेन सवाल है उसका जवाब देने से पहले, जो आपने शुरू में बात की कि सीक्रेसी रखी बहुत अच्छे से, इसके बारे में मैं हमेशा कहता हूं, इन कश्मीर ओनली 2.5 पीपल न्यू व्हाट्स गोइंग टू हैपन। एंड इस पूरी 5 अगस्त 2019 की प्लानिंग चिनार कोर कमांडर के ड्राइंग रूम में, जिसमें आप भी मेरे से मिल चुके हो, वहां पे बैठ चुके हो, चिनार कोर कमांडर के ड्राइंग रूम में हुई पूरी प्लानिंग। उसके बाहर एक कागज भी नहीं किया, जो भी आता था बस वही कागज अपना वहीं छोड़ के लॉक एंड की के नीचे मेरी
और वो जब वो डिस्कशन होती थी वो दूसरा आदमी कोई फौजी भी वहां पे नहीं आता था। तो ये इसलिए सीक्रेसी कायम रह सकी क्योंकि ये प्लानिंग ऐसी हुई। और अभी जो बात आपने बोली कि तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं होगा कोई, या आपके पुराने टाइम पे आपको लगता था कि ऐसे होगा, देखिए मैं एज अ सोल्जर एंड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया मैं एक बात जानता हूं, हिंदुस्तान की सरजमीन के एक एक इंच के ऊपर हिंदुस्तान की हुकूमत की रिट और हुक्म चलेगा। जिस दिन हिंदुस्तान की हुकूमत ने ये हुक्म दिया कि आर्टिकल 370-35 से एब्रोगेट होगा तो एब्रोगेट होगा, उसमें मुझे या किसी भी टीम सिक्योरिटी फोर्सेस मेंबर को कोई शक नहीं है। जो भी हुक्म सरकार देगी सिक्योरिटी फोर्सेस उसको पूरी तरह से निभाएंगी, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बाउंड्री के परली तरफ हो, चाहे वो देश की सीमाओं के अंदर हो। जिस तरह का भी हुक्म सरकार का होगा वो पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस निभाएंगी और काबिल है निभाने की। तो हैविंग सेड दैट, जब ये 370 की धारा हटी 5 अगस्त 2019 को, तो टीम सिक्योरिटी फोर्सेस के पास हमारे पास 2 एम हमने अपने आप को दिए। खुद का असेसमेंट करके हमने 2 मुद्दे या 2 निशाने हमने खुद को दिए। एक था कि ये 370 का हटाने का देश की सरकार का एक हुक्म है, एक पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, राष्ट्रपति जी का साइन किया हुआ एक ऑर्डर है, इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसको जमीन के ऊपर लागू करना है। उसके ऊपर कोई भी किंतु परंतु नहीं थी। दैट वाज नॉन नेगोशिएबल, दैट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 विल बी इम्प्लीमेंटेड। दूसरा था, इसको पूरा करते हुए शांति का माहौल कायम रखना है, किसी भी सिविलियन की कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, किसी भी सिविलियन या पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये 2 एम लेकर के टीम सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी कार्रवाई शुरू की। और आपने कश्मीर को बहुत देर से कवर किया है, बहुत सालों से कवर किया है। 5 अगस्त 2019 के बाद के जो 3 महीने थे वो कश्मीर के टेररिज्म की हिस्ट्री के सबसे ज्यादा पीसफुल 3 महीने थे। सिक्योरिटी फोर्सेस की गोली से एक भी सिविलियन की कैजुअलिटी नहीं हुई, एक भी सिविलियन बिल्डिंग या गवर्नमेंट बिल्डिंग की आगजनी नहीं हुई। पत्थरबाजी की घटनाएं विद एवरी पासिंग डे कम होती गई और निग्लिजिबल, और आज की तारीख में तो 0 है। तो ये जो टास्क टीम सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने था उसको बखूबी निभाया गया। अभी हाइंडसाइट में बहुत से लोग बोलते हैं कि अरे यार 370 गया, बहुत शांति रही, अच्छा काम किया, लेकिन 5 अगस्त 2019 से पहले कि सर परवाह मत करो, नहीं होगी कोई प्रॉब्लम, वो प्लानिंग और वो अपना आत्मविश्वास टीम सिक्योरिटी फोर्सेस का एक अलग लेवल का था। 370 हटने का इम्पैक्ट क्या है? क्या पाकिस्तान के हाथ पूरी तरह से कट गए हैं? 2 चीजें, बालाकोट और 370, दोनों का पाकिस्तान का जो टेरर एस्टैब्लिशमेंट है, मैं सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं बोल रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान का सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट और टेरर एस्टैब्लिशमेंट दोनों में फर्क है या नहीं है वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। क्या पाकिस्तान के हाथ कट गए हैं या केवल उंगलियां कटी हैं? वो अभी भी टेरर फैलाने की साजिश रख सकता है, एक और 26/11 कर सकता है या पुलवामा कर सकता है। अभी भी पाकिस्तान का जो मिल जिहाद कॉम्प्लेक्स है सर, मिलिट्री जिहाद कॉम्प्लेक्स। देखिए, पाकिस्तान आर्मी ने जब से वो वजूद में आई है 14 अगस्त 1947 के बाद आज तक एक भी जंग नहीं जीती। 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया जब उनके पास टैंक्स, तोपें, हवाई जहाज सब कुछ था और हथियार डाले, उन्होंने सरेंडर किया, डॉक्यूमेंट पे साइन किया। तो ये किसी भी एक जिसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग आर्मी या एक रेगुलर आर्मी के लिए बहुत ही शर्म की बात है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान के अंदर एक इस तरह का अफवाह या इस तरह का माहौल पैदा किया था कि शायद पाकिस्तान देश के सेवियर हैं तो सिर्फ पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी ही देश को चलाती थी। लेकिन कश्मीर वाज द मेन कार्ड, जिसको हमेशा कश्मीर के नाम के ऊपर वो बोलते थे कि हम कश्मीर के लिए लड़ेंगे। जब 370 हटा और पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की डीप स्टेट, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पाई, ना कुछ कर पाई, ना कुछ करने की हिम्मत की, ना कुछ किया। तो उस वक्त जब उनके सिटीजन्स थे जो पाकिस्तान के बशिंदे हैं,
फिर उन्होंने उनसे पूछा कि आप तो कहते थे कि कश्मीर के लिए हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और अब जब 370 चला गया, कश्मीर अभी पूरी तरह से हिंदुस्तान में विलय हो गया है और उसका एक हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग है, और अभी आपकी क्या बात है, क्या क्या किया आपने? और आज की तारीख ये है कि जो पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी को लोग शरेआम गालियां दे रहे हैं, ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये स्लोगन हर रैली में, हर मजमे में सुनने को मिलता है। तो पाकिस्तान आर्मी ने जो एक हवा बना रखा था कि कश्मीर के लिए हम लड़ रहे हैं, कश्मीर के लिए हमारा वजूद है, वो एकदम पंक्चर हुआ और वो एकदम हवा के गुब्बारे की तरह पस्त हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी इंडियन गवर्नमेंट की, इंडियन डिफेंस फोर्सेस की, और सबसे बड़ा कश्मीर के अवाम की, क्योंकि कश्मीर के अवाम ने इसको सपोर्ट किया जो एब्रोगेशन ऑफ 370 हुई, और उसके कारण कश्मीर के अंदर कोई भी गड़बड़ी नहीं हो पाई। तो आई कांग्रेचुलेट द पीपल ऑफ कश्मीर for this wonderful step. And sir, let me take this opportunity to congratulate you and Team Security Forces for this outstanding implementation of government orders. और मैं क्योंकि on ground इसको cover भी कर रहा था उस समय और उसके बाद, तो मैं बड़े गर्व के साथ ये कहता हूं कि जम्मू और कश्मीर में जो परिस्थिति बदल रही है उस पर हम ये लगातार अपनी रिपोर्ट्स भी जारी रखेंगे, और आपको हम एक बार फिर आने वाले समय में बुलाना चाहेंगे, क्योंकि क्या जम्मू और कश्मीर में परिवर्तन आ रहा है, क्या पाकिस्तान अभी भी वहां दखलंदाजी कर सकता है, और क्या पाकिस्तान का एक इकोसिस्टम जिसको 70 साल से नर्चर किया गया है, वो इकोसिस्टम क्या अभी भी ऑपरेशनल और कारगर है? इन सब प्रश्नों का हम उत्तर तलाशेंगे जब आपसे एक बार फिर चर्चा करेंगे। आज ये समय कब बीत गया पता ही नहीं चला, लेकिन आप हमारे साथ यहां जुड़े। जनरल टाइनी ढिल्लन, बहुत बहुत धन्यवाद इस विशेष चर्चा के लिए, और उम्मीद है आप एक बार फिर हमारे साथ जुड़ेंगे सर। जय हिंद। थैंक यू गौरव। एंड आखिर में मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, किसी भी कार्रवाई पूरा करने के लिए हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है साम दाम दंड भेद, और हम वो हर कार्रवाई करेंगे जो देश हित में है और जिसके लिए देश ने हमारे को आदेश दिया है। सो पीपल ऑफ इंडिया, द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया विल लिव एंड डाई फॉर इंडिया। जय हिंद। जय हिंद सर। साम दाम दंड भेद, और इस पर ये चर्चा हम एक बार फिर करेंगे, इस चर्चा को जारी रखेंगे। अगर आपको हमारी ये चर्चा अच्छी लगी तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि राष्ट्रहित सर्वोपरि, बस इसी ध्येय को लेकर हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए और जरूर इस चर्चा को और इस तरह की चर्चा को देखते रहिए। आज तक।